इंसान अपने लालच के आगे कभी कभी इतना अंधा हो जाता है कि उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जिन जानवरों को काम के लिए लाया गया था, जैसे ही उनका काम खत्म हुआ, किसी ने उनके बारे में सोचा ही नहीं। उन्हें छोड़ दिया गया एक ऐसे रेगिस्तान में जहां दूर दूर तक ना पानी था, ना ही खाने को घास। लेकिन वो कहते हैं ना, जिसकी रक्षा भगवान करते हैं उसे कोई भी मार नहीं सकता। ऐसा ही कुछ हुआ था ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तान में, जहां कुछ गधों को छोड़ दिया गया और फिर जो हुआ उसके बारे में सोचकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आखिर क्या हुआ था और कैसे एक छोटी सी गलती पूरे देश के लिए नासूर बन गई, जिसे ह्यूमन डिजास्टर तक कहा जाता है, जिसने ऑस्ट्रेलिया की जमीन, पानी और पूरे इकोसिस्टम को हिलाकर रख दिया था। तो चलिए जानते हैं कैसे मासूम समझे जाने वाले गधे पूरे कॉन्टिनेंट के लिए खतरा बन गए, जिसने सबको चौंका दिया। तो चलिए बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया के सबसे बड़े और सबसे खतरनाक एक्सपेरिमेंट के बारे में। ऑस्ट्रेलिया की बात की जाए तो ये दुनिया का सबसे छोटा कॉन्टिनेंट होने के साथ साथ वाइल्ड लाइफ के लिए भी बेहद अलग है, क्योंकि एक ओर तो यहाँ पर दुनिया के सबसे अजीब और अनोखे जीव पाए जाते हैं, एंड दूसरी ओर जो जीव जंतु दुनिया भर में मिलते हैं वो ऑस्ट्रेलिया में देखने को भी नहीं मिलते। हालांकि ये अलग बात है कि जो जानवर बाकी दुनिया में मासूम लगते हैं वही ऑस्ट्रेलिया में तबाही मचा चुके हैं, फिर चाहे क्यूट दिखने वाले खरगोश हो या बिल्लियां। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की पारिस्थितिकी यानी इकोसिस्टम को बर्बाद कर दिया है। खैर, वो एक अलग कहानी है जिसके बारे में हम फिर कभी बात करेंगे। फिलहाल बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया अपने कंगारू और कोआला के लिए वर्ल्ड वाइड फेमस है। यहाँ पर बहुत सारे जीव प्राकृतिक रूप से नहीं मिलते थे। गधे भी उनमें से एक थे। जी हाँ, आपने सही सुना, गधे नहीं मिलते थे। लेकिन फिर वहाँ गधे ना केवल लाए गए बल्कि उन्होंने वहाँ सिचुएशन को क्रिटिकल तक कर दिया। दरअसल ये बात है 1866 की, जब ऑस्ट्रेलिया में अंग्रेजों का राज था। तब हालात कुछ और थे। हालांकि वैसे तो ऑस्ट्रेलिया एक शुष्क कॉन्टिनेंट है, लेकिन अंग्रेज हर जगह से अपना फायदा ढूंढ ही लेते हैं। वो कॉन्टिनेंट के सभी हिस्सों को एक्सप्लोर करने में लगे हुए थे। अगर ऑस्ट्रेलिया की ज्योग्राफी देखें तो आउटबैक इलाका बहुत ही कठोर और रेगिस्तानी है। यहाँ सामान और लोगों को ले जाने के लिए मजबूत जानवरों की जरूरत थी। शुरुआत में उन्होंने घोड़े का यूज किया, मगर समस्या ये थी कि ऑस्ट्रेलिया के कुछ नेटिव पौधे बहुत जहरीले होते हैं। इन जहरीले पौधों को खाने से घोड़े बीमार पड़ने लगे और मरने लगे। तभी अंग्रेजों ने सोचा कि क्यों ना यहाँ पर गधे यानी डोंकीज लाए जाएं, और इसी के साथ ऑस्ट्रेलिया में गधों की एंट्री हुई। अगर गधों की बात करें तो गधे अफ्रीका और एशिया के कठोर इलाकों के आदी होते हैं। इनका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत मजबूत होता है। ये जहरीले पौधे खाकर भी ठीक रहते हैं। साथ ही इन्हें पानी की बहुत कम जरूरत होती है और ये घोड़ों से ज्यादा बोझ उठा सकते हैं। बस फिर क्या था, इन पैक एनिमल्स यानी सामान ढोने वाले जानवरों के रूप में ऑस्ट्रेलिया लाया गया। और बस फिर क्या था, ये जल्दी ही आउटबैक ट्रांसपोर्ट का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए। मगर सवाल ये है, आखिर ये इतनी बड़ी मुसीबत कैसे बन गए? एक्चुअल में 1900 की शुरुआत तक सब कुछ ठीक चल रहा था। गधे अपना काम आसानी से कर रहे थे। लेकिन तभी साइंस और टेक्नोलॉजी का विकास हुआ, और टेक्नोलॉजी के इस दौर में मोटर गाड़ियां और ट्रक आ गए, जिसकी वजह से अब गधों की जरूरत ही नहीं रही। जिन गधों ने कई साल तक इंसानों की सेवा की थी, अब वो बेकार समझे जाने लगे। और ह्यूमन नेचर को तो आप जानते ही हैं, जब जरूरत नहीं रही तो इंसान उन्हें क्यों रखता। बस फिर क्या था, लोगों ने एक आसान रास्ता निकाल लिया। उन्होंने गधों को आजाद छोड़ दिया, वो भी रेगिस्तान जैसे आउटबैक इलाकों में। उस समय ऑस्ट्रेलिया के ज्यादातर हिस्सों में फेंसिंग यानी बाड़ नहीं हुआ करती थी। यही वजह थी कि गधे बिना रोक टोक कहीं भी घूम सकते थे। 1900 ईस्वी तक हर जगह जंगली गधों के झुंड दिखाई देने लगे। गधों के लिए ये एक नई आजादी थी, क्योंकि अभी तक उनका जीवन तो बोझ उठाते हुए गुजर रहा था। लेकिन उनकी ये आजादी ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत बड़ी समस्या बनने वाली थी, जिसे कोई नहीं जानता था। अगर इनकी बात की जाए तो इन्हें फेरल एनिमल्स कहा जाता है। फेरल एनिमल्स यानी ऐसे जानवर जो पहले पालतू थे पर अब जंगली हो चुके थे। ऑस्ट्रेलिया का आउटबैक इन गधों के लिए किसी जन्नत से कम नहीं था, क्योंकि वहां ना तो उनके शिकार करने वाले कोई बड़े शिकारी जानवर थे और ना ही कोई प्राकृतिक खतरा। साथ ही गधों का रिप्रोडक्शन रेट भी काफी अच्छा होता है। अनुकूल परिस्थितियों में एक मादा गधी हर साल एक बच्चा दे सकती है।
इनकी आबादी तेजी से बढ़ने लगी। जो कभी हजारों की संख्या में छोड़े गए थे वो जल्द ही लाखों में पहुंच गए। इनफैक्ट ऐसा अनुमान है कि ऑस्ट्रेलिया में जंगली गधों की संख्या 5 मिलियन यानी 50 लाख तक पहुंच गई थी। आप खुद सोचिए, अगर एक देश में 50 लाख जंगली गधे हों तो वहां की स्थिति कैसी होगी। अब इनकी अनियंत्रित आबादी ऑस्ट्रेलिया के नाजुक इकोसिस्टम पर भारी पड़ने लगी। 1949 तक तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया यानी वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में गधों की संख्या इतनी बढ़ चुकी थी कि उन्हें पेस्ट यानी कीट या हानिकारक जीव घोषित करना पड़ा। सरकार ने गधों को पेस्ट घोषित कर दिया था, लेकिन अब सवाल ये था कि आखिर इसका असर क्या हुआ। असल में इन गधों ने ऑस्ट्रेलिया में इनसेन इफेक्ट डाला। शुरुआत में सबको लगा कि गधे तो मासूम जीव होते हैं, लेकिन इनका प्रभाव उतना ही गहरा और विनाशकारी था, क्योंकि एक तो इनकी वजह से जमीन का कटाव यानी सॉइल इरोजन बढ़ गया। असल में गधों के खुर बहुत कठोर होते हैं। जब लाखों गधे एक ही जगह से गुजरते हैं तो मिट्टी ढीली हो जाती है, जिससे सॉइल इरोजन होता है। साथ ही उन्होंने पानी के स्रोत यानी वाटर होल्स भी बर्बाद कर दिए। ऑस्ट्रेलिया में वैसे ही पानी की बहुत कमी है। रेगिस्तान के इन वाटर होल्स को जानवरों के लिए अनमोल माना जाता है, लेकिन गधों के बड़े झुंड वहां आकर पानी को गंदा कर देते थे, किनारों को तोड़ देते थे, जिससे वहां के दूसरे जंगली जानवरों के लिए पीने का पानी भी नहीं बचता था। इस तरह इंसान के लालच से शुरू हुई एक छोटी सी गलती ने पूरे देश के इकोसिस्टम को हिलाकर रख दिया। गधों को इस्तेमाल के बाद फेंक देना और फिर उन्हें बिना नियंत्रण के छोड़ देना, ये इंसान की वो मूर्खता थी जिसने ऑस्ट्रेलिया की धरती को आज तक उसका दर्द दिया है। साथ ही इन्होंने वनस्पति को नुकसान पहुंचाना भी शुरू कर दिया था। असल में गधों का डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत मजबूत होता है। ये हर तरह की घास, झाड़ियां और पेड़ पौधों की छाल तक खा जाते थे। ये ओवर ग्रेजिंग करते थे। उनकी ओवर ग्रेजिंग की वजह से नेटिव प्लांट्स को उगने का मौका ही नहीं मिल पाया, जिसकी वजह से पूरे इलाके का वनस्पति तंत्र यानी वेजिटेशन कॉम्पोजिशन ही बदल गया। इसके अलावा इन गधों ने नेटिव जानवरों से प्रतिस्पर्धा भी करनी शुरू कर दी थी। असल में गधों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ रही थी और ये उन संसाधनों का इस्तेमाल कर रहे थे जिनकी जरूरत कंगारू, वालाबी और दूसरे नेटिव जानवरों को होती है, फिर चाहे वो भोजन हो या पानी, जिसकी वजह से नेटिव एनिमल्स को अपनी ही जमीन पर अस्तित्व के लिए संघर्ष करना पड़ रहा था। इसके अलावा ये गधे जंगली घासों को फैलाने वाले भी साबित हुए। असल में ये गधे अपने शरीर और गोबर के जरिए जंगली पौधों के बीज एक जगह से दूसरी जगह फैला रहे थे, जिसकी वजह से खेती को नुकसान होना शुरू हो गया। ये ऐसी स्थिति आ गई थी कि ऑस्ट्रेलिया के आउटबैक का नाजुक संतुलन पूरी तरह बिगड़ चुका था। अब ये कितनी विडंबना की बात थी कि जो जानवर कभी ऑस्ट्रेलिया के लिए सहायक थे, अब वही उसके पर्यावरण के सबसे बड़े खतरे बन चुके थे। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ऑस्ट्रेलिया ने इन जंगली गधों से छुटकारा कैसे पाया। समस्या बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी, जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया सरकार को कठोर कदम उठाने के लिए मजबूर होना पड़ा। दरअसल इन गधों की आबादी को कंट्रोल करने के लिए सरकार ने कई तरीके अपनाए। हालांकि उनमें से कई तरीके विवादास्पद साबित हुए। उनमें से एक था एरियल किलिंग, यानी हेलीकॉप्टर से निशानेबाजों ने गधों को मारना शुरू किया। हालांकि बड़े इलाके में यह तरीका बहुत ही आसानी से काम करता था, जिसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि किम्बरले रेंजलैंड्स बायोसिक्योरिटी एसोसिएशन ने फेज 1 में अकेले ही 55,000 गधों को मार डाला। इसके अलावा जमीन पर भी शिकार किया जाना शुरू हुआ और साथ ही एक तकनीक अपनाई गई जिसे कहा गया जुडास डंकी टेक्निक। अगर जुडास डंकी टेक्निक की बात की जाए तो इसमें सबसे पहले एक गधे को पकड़ा जाता है, उसके गले में एक रेडियो कॉलर या जीपीएस ट्रैकर बांध दिया जाता है। दरअसल गधे झुंड में रहते हैं। वो गधा जल्द ही दूसरे गधों के झुंड तक पहुंच जाता था। फिर रेडियो सिग्नल के जरिए पूरे झुंड का पता लग जाता था और उसके बाद उन गधों को निशाना बनाकर मार दिया जाता था। ये तकनीक उन इलाकों में सबसे प्रभावी साबित हुई जहां गधों की संख्या कम थी या वो बिखरे हुए थे। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या गधों का केवल यही एक काम बचा था? क्या अब वो फायदेमंद नहीं है? ऐसा नहीं है कि प्रकृति में पाई जाने वाली किसी भी चीज का कोई मूल्य ना हो, क्योंकि प्रकृति ने जो भी दिया है उसका कुछ न कुछ फायदा जरूर होता है। ऐसा ही कुछ इन गधों के साथ भी है। दरअसल हाल ही में हुई कुछ रिसर्च के बाद रिसर्चर का कहना है कि ये गधे सूखी हुई जमीनों में डिगिंग करते हैं, जिससे वो भूमिगत पानी यानी ग्राउंड वाटर को ऊपर ले आते हैं। यानी जहां बाकी जानवर प्यासे मर जाते हैं, वहीं गधों की खुदाई से जमीन के नीचे का पानी ऊपर आ जाता है, जो सिर्फ गधों को ही नहीं बल्कि दूसरे कई नेटिव जानवरों, पक्षियों और कीड़े मकोड़ों को भी पानी उपलब्ध कराता है।
खासकर गर्मियों में जब बाकी सारे वाटर होल सूख जाते हैं। इनफैक्ट कुछ एक्सपर्ट्स का तो यहाँ तक कहना है कि ऑस्ट्रेलिया के विशाल मेगाफोना जो हजारों साल पहले विलुप्त हो गए थे, उनके जाने से जो इकोलॉजिकल गैप बना था उसे गधे किसी हद तक भर सकते हैं। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में किचन स्टेशन जैसी जगहों पर अब जंगली गधों का यूज जमीन को सुधारने और घास के विस्तार को कंट्रोल करने के लिए भी किया जा रहा है। मगर चाहे जो भी हो, ऑस्ट्रेलियाई सरकार इन गधों से बहुत ज्यादा परेशान है। ऑस्ट्रेलिया के जंगली गधों की कहानी एक साधारण कहानी नहीं है। ये हमें ये सिखाती है कि प्रकृति के साथ छेड़छाड़ के परिणाम कितने विनाशकारी हो सकते हैं। जिन गधों को एक समस्या का समाधान समझकर लाया गया था, वही अब खुद एक बड़ी समस्या बन गए हैं। हालांकि उन्हें कंट्रोल करने की कोशिशें की गई, लेकिन इन कोशिशों ने नए विवाद खड़े कर दिए। साथ ही उनके कुछ अनोखे फायदे भी सामने आए हैं। तो इस तरह आप समझ सकते हैं कि इकोसिस्टम एक बेहद जटिल जाल यानी कॉम्प्लेक्स वेब है। जब इंसान अपनी सुविधा के लिए उसमें एक नया धागा जोड़ता है तो उसे अंदाजा नहीं होता कि उसका असर पूरे सिस्टम पर कैसा पड़ेगा। वैसे आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।